नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस मंच में। मैं हूं विकास चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं गुप्तोत्तर काल के साथ। ठीक, पूर्व में हमारी बात गुप्त काल की हुई थी। कुछ वीडियो आप लोगों ने देखा है जिसमें हम लोगों ने श्रीगुप्त की बात की थी, घटोत्कच की बात की थी, बात किया था हमने चंद्रगुप्त प्रथम की, उसके बाद समुद्रगुप्त की, देन चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया गया। फिर इसी तरीके से हम क्रमवार कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त तक हमने गुप्तों की यात्रा समाप्त की थी। और उसमें हम जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पिता है समुद्रगुप्त, उसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा समझा था कि भारत का नेपोलियन कहा गया, तमाम तरीके की बात की गई। फिर गुप्त आर्ट और कला से परिचित हुए थे, तो हमने कहा था कि गुप्त काल है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी हम लोगों ने समझा था कि क्यों आखिर गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा गया, स्वर्ण युग क्यों कहा गया। तो हमने कहा था कि कला और संस्कृति का डेवलपमेंट के कारण, और उसमें हमने हवाला दिया ये कुमार स्वामी अय्यप्पन जैसा इतिहासकार है जो कि कहता है कि गुप्ता आर्ट इज द फ्लावर ऑफ आवर एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, लुक लाइक अ मीडियम फॉर संस्कृत लैंग्वेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। ये बात हम लोगों ने कही थी, इसको समझा नहीं था। अब देखिए, यहां से हम अब गुप्तोत्तर काल में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, गुप्तों ने मौर्यों की तरह बहुत बड़ा साम्राज्य तो नहीं खड़ा किया, लेकिन गुप्तों ने उत्तर भारत और खासकर दक्षिण के भी कुछ क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करने का अवश्य प्रयास किया था। इस स्थापना में हम पा रहे हैं कि जब गुप्तों ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया तो उस समय स्वतः ही एक केंद्रीकृत जो संस्था थी उसका निर्माण हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइज की प्रवृत्ति, विकेंद्रीकरण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, ये गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त वंश का पतन हुआ, जैसा कि जो भी वंश होते हैं जिनका निर्माण होता है उनका पतन भी होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी इमोर्टल नहीं है, न व्यक्ति न संस्था, सब विनाशी है। धीरे धीरे क्या है, उनका विनाश हो जाता है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भी हो जाती है, ये भी कह सकते हैं। तो गुप्तों से परिवर्तन गुप्तोत्तर काल की तरफ, यानी गुप्त वंश के पतन के काल से 7वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि हर्ष के उदय तक उत्तर भारत में 4 प्रमुख जो राजवंश थे या जो राज्य थे वो स्थापित दिखाई देते। इनमें जो पहला है वो है, कहते हैं उन्हें मगध के गुप्त। और मगध के गुप्त, मगध के गुप्त यानी कि गुप्तों का जो ओरिजिन आप पाएंगे, भले ही गुप्तों के काल में हम पाते हैं कि अब पाटलिपुत्र जो तत्कालीन पटना, पाटलिपुत्र ने अपनी राजनीतिक महत्ता खो दिया। पाटलिपुत्र का स्थान अब महोदयश्री में ले लिया। महोदयश्री यानी कि कन्नौज, कन्नौज यानी कि कालीकुंज, तमाम नामों से जानते हैं। यानी पाटलिपुत्र की महत्ता घटी, राजनीतिक सत्ता का केंद्र अब कन्नौज की तरफ आ गया। ठीक, अब गुप्तोत्तर काल में हमने कहा कि 4 जो राज्य है वो स्थापित दिखाई देते हैं। उनमें एक है मगध के गुप्त, कहा कि मगध के गुप्त। फिर जब इनसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि एक अन्य राज्य है, उन्हें कहते हैं सौराष्ट्र के मैत्रक। मैत्रक, ठीक है, ये कौन है? इनमें हम परिचित कराएंगे आपके सौराष्ट्र के मैत्रक में द्रोण सिंह से। कौन है द्रोण सिंह, क्या है इसकी सीमा और ये किस तरीके का शासक है। ध्रुव सेन चतुर्थ की बात करेंगे वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां थोड़ा सा हम लोग डूबने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन राजवंशों में कौन कौन शासक है और स्थानीय स्तर पर इनका डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अब ज्यादा तेज होगी, ठीक। साथ ही यहीं से एक अन्य राज्य था हर्षवर्धन का, कहते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। और इनका संबंध जो है पुष्यभूति या वर्धन वंश, इस वंश की शुरुआत
हरियाणा से होती है, लेकिन इन्होंने भी अपना सत्ता का केंद्र जो बनाया वो उत्तर प्रदेश और बिहार को ही बनाया। ठीक, तो पुष्यभूति और वर्धन वंश की बात कर लेंगे। फिर सीधे हम आते हैं मगध के गुप्तों पे कि मगध के गुप्तों की स्थिति क्या है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये समझ लिए कि गुप्त वंश के पतन के बाद हमें ये 3 सत्ता दिखाई पड़ती है। जो चौथी सत्ता है वो सत्ता दक्षिण की तरफ है। ठीक है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ सीधे ध्यान रखेंगे कि गुप्त वंश के पतन काल से 7वीं शताब्दी के आरंभ तक उत्तर भारत में या भारत में चार तीन प्रमुख जो राजवंश है, गुप्त, मगध के गुप्त, पुष्यभूति वंश के वर्धन वंश यानी कि हर्ष यानी कि प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री, इसकी बात कर लेंगे। फिर सौराष्ट्र के मैत्रक जिसमें द्रोण सिंह की बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मगध के गुप्तों की तरफ चलते हैं और जरा देखते हैं कि इनका परिचय क्या है। मगध के गुप्तों का, ये मगध के गुप्त हैं और यहाँ से किस तरीके का सवाल बन सकता है। देखिए, मगध का गुप्त कहने का मतलब है कि अभी भी इनका जो केंद्र था वो क्या था, पाटलिपुत्र ही था। ठीक, उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होंगे, अपने आप को प्रदर्शित करते हुए दिखाई देंगे। यह मगध का क्या है, एक लघु राजवंश के रूप में। इसमें लघु राजवंश यानी एक छोटे राजवंश के रूप में। ठीक, दूसरी चीज, इसके जैसे कि हर एक वंश का कोई ना कोई संस्थापक होता है, तो मगध के गुप्तों का अगर संस्थापक गुण है तो कहेंगे कि कृष्णगुप्त ने मगध के गुप्तों की स्थापना की। किसने, ठीक, दूसरी चीज कहते हैं कि जो कृष्णगुप्त है इसके शासना काल की बात करें तो हम कहते हैं कि इसका जो शासना काल था वो 510 से 525। क्या, तो जाहिर सी बात है गुप्तों के समय से हम लोग क्या अब लिखते हैं, इसलिए 510 से 525 इसका शासनाकाल, किसका, कृष्णगुप्त का। फिर अवसर अभिलेख है जहां से इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है अवसर अभिलेख से। तो अवसर अभिलेख का संबंध अगर कभी पूछ ले कि अवसर अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से, कृष्णगुप्त से इसका संबंध है। किससे है, कृष्णगुप्त से। और इसी अभिलेख में कृष्णगुप्त के बारे में बताया गया कि यह असंख्य शत्रुओं का भी लेता है। क्या है, असंख्य शत्रुओं का भी लेता है। ठीक है, इसी अभिलेख में दिया गया। दूसरी चीज, इस वंश में कृष्णगुप्त के बाद एक शासक होता है महासेन। महासेन ने कहते हैं कि लोहित नदी तक अपना क्षेत्र विस्तार किया पूरब में, यानी पूरब दिशा में लोहित नदी तक क्षेत्र विस्तार किया था। और लोहित जिस नदी को कहा गया वो चूंकि कहा गया लोहित नदी है ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा को अगर हम देखें उसकी भौगोलिक स्थिति का विवरण लें तो हम पाते हैं कि ब्रह्मपुत्रा असम की तरफ है। ठीक, यानी कि असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा को हम पाते हैं, अरुणाचल असम होते हुए ऐसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये कहता है अवसर अभिलेख कि इनमें एक शासक हुआ, इनमें मगध के गुप्तों में, मगध के गुप्तों में एक शासक है जिसका नाम था महासेन, जिसने अपनी सीमा पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला दी।
पूर्व में। ठीक, हमने लिखा है कि महासेन के काल में इसकी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तक, और किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ उसका नाम था आदित्य सेन। क्या नाम है? आदित्य सेन। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक। ठीक, हम पाते हैं कि हर्ष के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला यह पहला शासक था। ठीक है, मगध के गुप्त ये क्या है, हर्ष के बाद आएंगे, लेकिन समानार्थी उसी के आसपास ये दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको देख रहे हैं आप, 510 से 525 की बात किया, फिर मैंने आदित्य सेन की बात की, तो ये हर्ष की मृत्यु के समय का शासक है। ठीक, यानी कि हर्ष का काल 606 से 647, हर्ष संवत की शुरुआत 606 से, तो ध्यान रखेंगे ये उसी के इर्द गिर्द दिखाई देगा। कौन? आदित्य सेन। और ये हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में बड़ी सत्ता बनाने में ये क्या है, सफल है। बड़ी सत्ता का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, आदित्य सेन के शासनकाल में एक अन्य जो घटना घटित होती है वो यह होती है कि इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत की यात्रा करता है। चीनी यात्री, अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी यात्री में व्यंग्यांग नहीं होगा, एकदम सर्वथा गलत। चीनी यात्री में एक अन्य चीनी यात्री था, ठीक, जो वेनसांग, फाहियान या इतिसिंग या चाउ जुकुआ से अलग है, और उस चीनी यात्री को हम कहते हैं वोंग हुएन। क्या? वोंग हुएन। ये आया, और एक बार नहीं, इसने इसके काल में, आदित्य सेन के काल में इसने 2 बार भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा की। ठीक है, कितनी बार? 2 बार। ध्यान देने वाली चीज है। अब दूसरी चीज हम पाते हैं कि मगध की गुप्तों पे जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था वीपी सिन्हा। वीपी सिन्हा के शोधों के अनुसार अगर इस वंश के बारे में अगर हम कुछ डिटेल जानना चाहें तो हमें इतनी ही जानकारी मिल पाती है कि इस वंश का, या इस वंश में जो अंतिम जो शासक था उसका नाम था जीवित गुप्ता। क्या नाम था? जीवित गुप्त। और इसे जीवित गुप्त द्वितीय कहा गया है। अंतिम ज्ञात शासक। द्वितीय था। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। ठीक, अब जीवित गुप्त को
हमने कहा कि अंतरिम ज्ञात शासक है। क्यों? ये बात समझने वाली है कि जीवित गुप्त की प्रतिस्पर्धा तत्कालीन एक शक्ति से होता है। कहते हैं कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने जीवित गुप्त पर हमला किया और इसको मार डाला। कब? तो 725 ईस्वी में। कब? 725 ईस्वी। मार डाला, ठीक है। 725 ईस्वी में कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने इसे युद्ध में पराजित किया और क्या किया? मार डाला। अब इसके बाद एक अन्य राजवंश है जिसको कहते हैं मौखारी राजवंश। ठीक, कहते हैं मौखारी जो राजवंश थी यह उत्तर प्रदेश में कन्नौज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तृत थे। ठीक, इसके अलावा गुप्तोत्तर काल यानी मगध के गुप्त की स्थिति समाप्त। मगध के गुप्त में जो प्रमुख है वो आपके सम्मुख है। अब इसके बाद उत्तर भारत की एक अन्यत्र सत्ता जिसे कहते हैं मौखारी राजवंश, और मौखारियों का जो सत्ता का केंद्र है, मैंने कहा क्या है, वो कन्नौज था। यानी कन्नौज के समीपवर्ती इलाके में इनका राजवंश क्या था? स्थापित था। मौखारियों ने मगध के कुछ भागों को जीत भी लिया था। किसने? मौखारियों ने। तो ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम अगले राजवंश पे चलते हैं, और इस राजवंश में जो सबसे प्रमुख राजा है जिसका नाम है ईशान वर्मा। ध्यान रखिएगा, यहां से जो स्टार्टिंग है मौखारी राजवंश, ठीक, और मौखारी राजवंश की सत्ता का केंद्र, सत्ता का जो केंद्र है वो क्या है? कन्नौज। कन्नौज के सीमावर्ती इलाके, ठीक, कन्नौज के सीमावर्ती इलाकों में ये मौखारियों का विस्तार है। अब इनमें जो पहला प्रमुख शासक था उसका नाम था ईशान वर्मा। कहते हैं कि ईशान वर्मा और उसका एक पुत्र है जिसका नाम है सर्ववर्मन। ईशान वर्मन और सर्ववर्मन में हम पाते हैं कि महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा या महाराजा धीराज। तो महाराजा कहने का मतलब क्या है? हम जब सामंतवादी व्यवस्था को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था महाराजा धीराज कहने का तात्पर्य होता है कि किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। जैसे सामंतवादी व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये पिरामिड नुमा एक प्रणाली है। ठीक, बंद व्यवस्था पद्धति है सामंतवाद, और इसकी शासन सत्ता पिरामिड नुमा एक प्रणाली पे आधारित है। मतलब नीचे कई छोटे छोटे सरदार, उनके ऊपर महामंडलेश्वर, उनके ऊपर महाभोज, उनके ऊपर राजा, और राजा के ऊपर महाराजा, मतलब सबसे ऊपर महाराजा धीराज। यानी कि उसके नीचे सामंतों का क्या है? एक रेला लगा हुआ है पूरी तरीके से। ठीक, जब आवश्यकता पड़ता है क्या करता है? मैंने बताया था उनसे सेना और टैक्स दोनों की बात करता है। ठीक, अब यहाँ पे मौखारी राजवंश में हमने कहा कि सत्ता का केंद्र कन्नौज है, और हमने कहा कि ईशान वर्मा और उसका पुत्र सर्ववर्मन ये दोनों ही ठीक है। हमने लिखा है कि ईशान वर्मा और सर्ववर्मन, ठीक, ये दोनों कौन है? हमने कहा ईशान वर्मन पिता है सर्ववर्मन का। ठीक, और हम जाएंगे पढ़ेंगे अभी कि ईशान वर्मा के बाद सर्ववर्मन का शासनकाल शुरू होगा। ईशान वर्मा ने अपने लाइफ में एक जो सबसे बड़ा कार्य किया, उसने पश्चिम से होने वाले
हुण आक्रमणों का प्रतिकार किया और हुणों को पराजित किया। पराजित किया, ठीक, ये इसकी बड़ी उपलब्धि। ठीक, इसके अलावा हम पाएंगे कि इस चीज का भी उल्लेख अपसर अभिलेख से मिलता है कि इसने क्या किया था, हुणों को पराजित किया था। और ध्यान रखिएगा, अपसर अभिलेख एक अन्य राजवंश से भी जुड़ता है और उसको भी मैंने बताया भी कि वो मगध के गुप्त है। ठीक, और अपसर अभिलेख है कहां, जो लोग बीपीएससी देते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपसर अभिलेख, क्योंकि यह बिहार के गया में स्थित है। कहां, गया में। ध्यान रखिएगा इसका, बीपीएससी वाले खासकर कि अपसर अभिलेख कहां, तो बिहार के गया में। खासकर एंशिएंट हिस्ट्री जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में पूछी जाती है वो बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो बीपीएससी जो लोग देते हैं वो एंशिएंट को लेकर थोड़ा अवेयर रहा करें, क्योंकि एंशिएंट में लगभग हिस्ट्री जो है वो बिहार के राज्य की सीमा के अंतर्गत है। वो क्षेत्रीय क्रमवार इतिहास पूछता है तो भी वो वहां से सवाल उठा लेता है। ठीक, क्षेत्रीय इतिहास के नाम पे, क्योंकि भारत का इतिहास बिहार से ही शुरू होता है, इसको भी ध्यान रखना है। ईशान वर्मा, स्वरवर्मन दोनों के द्वारा महाराजा विराज की उपाधि, और मैंने कहा कि अपसर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि ईशान वर्मा ने हुणों को क्या किया, पराजित किया था, इसकी भी बात की। साथ ही हम कह सकते हैं कि इस शासक का अभिलेख हरहा से भी मिला है। कहां से, हरहा। जो हरहा से अभिलेख मिला है, हरहा कहां पड़ता है, तो देखिए हरहा की जो स्थिति है वो बाराबांकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो यहां लिख लेंगे इस शासक से हरहा, हरहा अभिलेख। ठीक है, और ये कहां है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। ठीक, यूपी के सीमा के अंदर है हरहा अभिलेख, यह अभिलेख हरहा। ठीक है, इस अभिलेख में इस राजा के व्यक्तित्व कृतियों पर प्रकाश डाला गया। किसके, ईशान वर्मा के। ईशान वर्मा किस तरीके का शासक है। ठीक है, इस अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मा ने गोंडो, आंध्रो और सुलिकों को भी पराजित किया था। किसको किसको, गोंडो, आंध्रो तथा सुलिकों को पराजित किया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गोंडो, आंध्रो और सुलिकों को क्या किया, इसने पराजित किया। सुधाकर चट्टोपाध्याय जिन्होंने मोखारी वंश पे शोध प्रकट किया, सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार ईशान वर्मा द्वारा जो पराजित गोंड का शासक था वो बेसिकली गोपचंद्र का वंशज था। उतना गहराई में हम जाएंगे नहीं कि किसका वंशज है क्या है, फिर भी जान लेते हैं कि जो पराजित हुआ जो गोंड वो गोपचंद्र का वंशज है। और जो आंध्र राजा पराजित हुआ किससे, ईशान वर्मा से, उसका नाम था विष्णु कुंडिन। क्या नाम था, विष्णु कुंडिन। यानी कि विष्णु कुंडिन दिखाई पड़ता है। और सुलिक पश्चिमोत्तर भारत से आने वाले बाहरी लोग हैं। ठीक है, ये बाह्य आक्रमणकारी के रूप में सुलिक, यानी कि सुलिकों को जो पराजित किया। ठीक, इनका परिचय है। ठीक, अब ईशान वर्मा ने संभवतः समस्त उत्तर भारत, क्या, समस्त उत्तर भारत खासकर यूपी और बिहार, संभवतः मगध का जो इलाका था उस पर भी इसने क्या किया, अपना क्षेत्र विस्तार किया। अभी हम जब
मगध के गुप्त पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि मौखारियों ने मगध के गुप्तों के कुछ राज्यों के हिस्से को क्या किया था, जीत लिया था या ले लिया था। तो यहाँ पे यह भी समझना होगा कि ईशान वर्मा ने संभव पर मगध पर अपना प्रभाव स्थापित किया और इसकी पुष्टि जो है वो एक मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में एक जगह है, नाम है सिरपुर। तो सिरपुर का एक अभिलेख है, साथ ही महाशिवगुप्त का एक अभिलेख है। इन दोनों से ही इस बात की पुष्टि होती है। उसने क्या किया, राज्य का विस्तार किया और इस क्रम में उसने गौंड, आंध्र और सुलिको को पराजित किया। साथ ही हम यह भी कहते हैं कि उसने मगध पर संभवतः अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक, इसके बाद यानी ईशान वर्मा के बाद एक अन्य शासक आता है, ईशान वर्मा का पुत्र मौखारी राजवंश में, नाम है सर्ववर्मन। देखते हैं सर्ववर्मन की खासियत क्या है। सर्ववर्मन, ठीक है, कहते हैं मौखारी राजवंश का दूसरा महान शासक, ठीक है, मौखारी राजवंश का दूसरा महान शासक, ठीक, कौन, सर्ववर्मन। और इसकी तिथि 576 से 580 दी गई है, यानी कि इतने वर्षों का क्या करता है, शासन करता है 576 से 580 तक। शासन काल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतने में ही उसने क्या किया, अपना क्षेत्र विस्तार किया। हमने ईशान वर्मा का जब परिचय दिया था तभी कहा था कि उसका पुत्र सर्ववर्मन भी क्या करता है, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। ठीक, कहते हैं कि इस शासक के अनेक जो सिक्के हैं वो असीरगढ़ से एक मुहर के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, असीरगढ़ से क्या होते हैं, इसके ढेर सारे सिक्के या मुहरें प्राप्त होती हैं। इसका सर्ववर्मन का जो समकालीन गुप्त शासक था वो उस समय का महासेन गुप्त था। कौन था, महासेन गुप्त, यानी कि वो इसका समकालीन गुप्त शासक है। तो यह भी लिख लेंगे कि महासेन गुप्ता इसका समकालीन शासक था, समकालीन गुप्त शासक। कमीशन कभी कभी भूल जाता है, बहुत ज्यादा डिग्री करें तो बोले गुप्त का, तत्कालीन जो गुप्त सत्ता में है या गुप्तों को जो रेगुलेट कर रहा है वो व्यक्ति कौन है, तो आपके पास आंसर होगा महासेन गुप्ता, समकालीन शासक है सर्ववर्मन का। ठीक है, दूसरी चीज, सर्ववर्मन ने मगध के उत्तर गुप्त शासकों को भी क्या किया था, पराजित करके उन लोगों को, उत्तर गुप्त शासक यानी कि जो परवर्ती मगध के शासक हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, मगध के गुप्त, इनको क्या किया था, इनको कहते परवर्ती या बाद के गुप्त या उत्तर गुप्त के शासक, तो उनको मगध से हटने पर विवश किया। ठीक है, यानी कि उत्तर गुप्त शासकों को मगध से हटने पर विवश किया। किसने, सर्ववर्मन। किसने किया, सर्ववर्मन ने। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हम पाते हैं कि सर्ववर्मन के समय ही मगध में या मगध के सीमा में क्या होता है,
मौखारियों की सत्ता क्या होती है, स्थापित हो जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर पूछता है कि किस मौखारी शासक ने मगध में अपनी सीमा का विस्तार किया था या मगध को अपने राज्य में ला लिया था, तो ध्यान रखना है सर्ववर्मन होगा, पूरी तरीके से सर्ववर्मन, जिसने क्या किया, अपने पिता के अधूरे कार्यों को ये पूरा करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक है देवबर्मन और एक है नालंदा अभिलेख। इन दोनों में हम पाते हैं सर्ववर्मन का उल्लेख किया गया है और उसकी राजकीय उपाधियों की भी चर्चा की गई है। तो वह दो अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से दो अभिलेख हैं, तो एक है देवबर्मन अभिलेख और एक है नालंदा अभिलेख। ठीक, और ये दोनों उधर ही। इन दोनों अभिलेखों में इस बात की पुष्टि की गई है कि सर्ववर्मन नामक एक राजा मगध में क्या करता है, शासन करता है। ठीक है। और सर्ववर्मन की चर्चा ही नहीं, उसके राजकीय उपाधियों की भी चर्चा जो लेता है महाराजा धीराज। ठीक है। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है, जहां से एक आध सवाल बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। नाम है अवंती वर्मन। इनका शासनकाल 1580 से 600 यानी कि लगभग 20 वर्षों के शासनकाल को ये विभूषित करते दिखाई पड़ते हैं। ये मौखारियों का अंतिम शक्तिशाली राजा। ठीक है। ये मौखारियों का अंतिम शक्तिशाली राजा था। वर्धन वंश का एक शासक है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र एक पुत्री, और इनकी शुरुआत हरियाणा के थानेश्वर से होती है। हरियाणा के थानेश्वर का जो शासक बाद में अंतिम हिंदू हृदय सम्राट हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, ये उसी का पिता है। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री यानी कि हर्षवर्धन की एक बहन जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह यानी प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह अवंती वर्मन जो है, इसी का एक बेटा है। ठीक है। यानी कि अवंती वर्मन का एक पुत्र जिसका नाम था ग्रह वर्मन। अब हमने लिखा कि इसने अपने पुत्र ग्रह वर्मन का विवाह तत्कालीन वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री से कराया। तो इससे क्या करता है, इसमें यह अंतिम शक्तिशाली शासक था और ये उत्तर भारत की बदलती हुई राजनीतिक जो धारणा थी उनको बखूबी महसूस कर रहा था। और उस समय में इसने हर्षवर्धन के पिता यानी प्रभाकर वर्धन से संबंध जोड़कर खुद को मजबूत करने का प्रयास था, यानी कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से। ठीक, ये किसकी सोच थी? अवंती वर्मन की। ठीक। दूसरी चीज, इस संबंध में दो राजकुलों को एक दूसरे के निकट ले आ दिया। और वो उत्तर भारत में हम पाते हैं कि भारतीय राजनीति में उस समय थानेश्वर और
कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज या महोदय श्री, उसी को कहते हैं। ये उत्तर भारत के तत्कालीन समय में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में क्या है, उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो पहले से चली आ रही थी और क्या हो गई, तीव्र हो गई, क्योंकि दो बड़े राजवंश क्या थे, आपस में जुड़ गए थे। और उसने, हम पाते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो तीव्र हुई थी, उसने उत्तर गुप्त शासकों यानी कि उत्तर गुप्त शासक जिनको कहते हैं मालवा वगैरह के शासक, और गौड़ शासक, उस समय गौड़ नरेश है, बंगाल का एक शासक है जिसका नाम है गौड़ नरेश शशांक। ठीक, तो शशांक या गौड़ नरेश, इन शासकों को संगठित होने का एक अवसर दे दिया। यानी कि उत्तर गुप्त शासक जो मालवा में स्थापित थे या उनका निवास था या उन क्षेत्रों में अपना रेगुलेशन फैलाए हुए थे, अब उनका संबंध बंगाल के शासक यानी गौड़ शासकों से हो गया। उन्होंने भी अपने आप को जोड़ा, यानी कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजवंशों ने आपसी गठजोड़ को इस समय क्या किया, कायम किया। तो हम पाते हैं कि इसके काल में हम पाते हैं कि इसके काल में एक नवीन चीज या नवीन प्रथा की शुरुआत, या इसके काल में